ऑनिया क्लासेस पे स्वागत है। आज हम लेसन 3 लेकर आए हैं अपनी मेडिवल हिस्ट्री का क्लास 7th की एनसीईआरटी का। इससे पहले फर्स्ट और सेकंड आ चुके हैं। टोटल 10 चैप्टर्स है जिसमें से हम आज 3rd लेकर आए हैं। तो आई होप आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे और इन क्लासेस को देखते रहेंगे, चाहे आप 7th के स्टूडेंट हैं या फिर आप सिविल सर्विसेज की एनसीईआरटीज़ पढ़ रहे हैं हिंदी मीडियम से। सो प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब। आगे बढ़ते हैं। हमने इस चैप्टर में देखना है सल्तनत के बारे में। दिल्ली जो था हमेशा से एक इम्पॉर्टेंट सेंटर नहीं था। दिल्ली हमेशा से एक इम्पॉर्टेंट सेंटर नहीं था कि उसको पाने की कोशिश की जाए। इससे पहले और भी जगह थी। कावेरी डेल्टा वाला एरिया था जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था चोलों के टाइम पर। और भी सेंटर थे जिन पे अधिकार करने की कोशिश की जाती थी। कन्नौज था, एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्षेत्र था जिसके लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हमने इससे पहले वाले चैप्टर में देखा। राष्ट्रकूट, प्रतिहार, है ना, इस तरीके से पाल, इन तीनों के बीच चलता था। लेकिन आने वाले टाइम में 12वीं सदी में दिल्ली एक इम्पॉर्टेंट सेंटर हो गई कि सभी इस पर राजसत्ता हासिल करना चाहते थे। इससे पहले हमें यहाँ देख सकते हो 12वीं सदी के मध्य में तोमर को अजमेर के चौहानों ने परास्त किया। तोमरों को हराया चौहानों ने। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली एक इम्पॉर्टेंट सेंटर डेवलप हुई। तोमर और चौहान, पहले तोमर थे फिर चौहान आए। इनके टाइम पर ही दिल्ली एक इम्पॉर्टेंट सेंटर के रूप में डेवलप हुई। दिल्ली जो थी वहाँ पर जैन व्यापारियों द्वारा खूब सारे मंदिर बनवाए गए थे। दिल्ली में, इस शहर में जैन व्यापारियों द्वारा खूब मंदिर बनवाए गए और यहाँ पे एक कॉइन भी चलते थे जिसे बोलते थे दहलीवाल सिक्के भी ढाले गए थे जो यहाँ पर चलते थे इस इलाके में। तो दिल्ली इम्पोर्टेंट सेंटर 12वीं सदी में बनी है। इससे पहले दिल्ली ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी। 13वीं सदी की शुरुआत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। 13th सेंचुरी में जब इससे पहले तोमर जाएंगे, फिर चौहान आएंगे, फिर चौहानों के बाद हमें दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ती हुई दिखाई देगी। जैसे हमने पहले भी जिक्र किया था, महमूद गजनवी जो था उसने दिल्ली पर आक्रमण करा था। तो उसके बाद से महमूद गजनी ने पहले करा, देन उसके बाद मोहम्मद गोरी था, है ना। तो हमने देखा था कि जो महमूद गजनी थे वो आए, देन मोहम्मद गोरी का भी अटैक हुआ। उसी टाइम पे पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो थे, जो भारत के सुल्तान थे, 3rd वाले, उन्होंने ही तराइन के दूसरे युद्ध में मतलब उनकी हार हो गई थी वैसे तो दूसरे युद्ध में, पहले युद्ध में उन्होंने हराया और मोहम्मद गोरी को वापस जाने पर मजबूर किया था। तो पहले तोमर थे, देन चौहान आए। चौहान में हमने पृथ्वीराज चौहान देखा, उसके बाद मोहम्मद गोरी आया और इस तरीके से भारत में उसकी डेथ के बाद गुलाम वंश की स्थापना हो जाएगी। तो यहाँ से हमारी मेडिवल हिस्ट्री में सल्तनत पीरियड की शुरुआत होती है। इसके बाद हमें बताया गया है कि हम दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे ले सकते हैं। तो एक तो होता है अभिलेख, सिक्के, स्थापत्य। इनके थ्रू हमें दिल्ली के सुल्तानों के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है। लेकिन बाद के टाइम में और भी सोर्सेस थी। इतिहास होता था, जैसे तारीख या त्वारिख कहा जाता था, जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फ़ारसी में लिखे गए थे। मतलब जो रूलर्स थे उनके प्रशासन के बारे में लिखा जाता था और ये फ़ारसी भाषा में होता था। उनके प्रशासन के बारे में लिखा जाता था और ये फ़ारसी भाषा में होता था सुल्तानों के। इसके अलावा ये जो त्वारीख थे, ये लिखने वाले उनके सेक्रेटरी हो सकते थे, प्रशासक हो सकते थे, एडमिनिस्ट्रेटर, कवि, पोएट, दरबारी, कोई भी पढ़ा लिखा बंदा जो होता था वो लिखा करता था, घटनाओं का वर्णन करता था। और राजा को प्रशासक संबंधी प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सलाह भी देता था और न्याय संगत शासन में यकीन करता था कि न्याय करना चाहिए, जनता खुश रहनी चाहिए, है ना। इस तरह के शासन में यकीन करता था ये त्वारीख लिखने वाले। इसके बाद यहाँ पर मेंशन है पांडुलिपि तैयार करने के 4 फेजेस होते हैं। पहला होता है आपको कागज़ तैयार करना होता है, फिर उस पर लिखना पड़ता है, फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट जो भी शब्द होते हैं उनको हाईलाइट करना पड़ता है। ध्यान आकर्षित कराने के लिए आप सोने को पिघलाकर उसका यूज़ कर सकते हो, कलर दे सकते हो। इसके बाद जल्द तैयार करना, मतलब जो मोटा कवर होता है किताब के आगे पीछे लगता है ना, वो जल्द तैयार करना। ये सब होता है हमारा पांडुलिपि तैयार करने का तरीका। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें बता रखा है त्वारीख जो लिखने वाले लोग थे, जो हमने पहले जिक्र करा, वो नगरों में ही रहते थे, शहरों में ही रहते थे।
ये इतिहास सुल्तानों के लिए उनके उनके इनाम की उम्मीद में लिखते थे। मतलब ये चाहते थे इनाम पाना, इसलिए ये लिखा करते थे। और ये जो थे ये मानते थे राजा का जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज ही चलना चाहिए। मतलब महिला पुरुष के बीच असमानता जो थी ऐसा ही रहना चाहिए, तो ही राज्य अच्छे से चल पाएगा। और जन्म सिद्ध अधिकार पे बेस्ड होना चाहिए, राजा रॉयल फैमिली से होना चाहिए, रॉयल ब्लड से होना चाहिए, तो ही राजा बनना चाहिए, वरना नहीं। इस तरह के विचार, पुराने विचार, मतलब उस टाइम के हिसाब से तो यही विचार होते होंगे। तो इन रूढ़िवादी विचारों के हिसाब से समाज था जिनको ये देखते थे तारीख लिखने वाले। फिर मेंशन्ड है कि बहुत सारे लोग उनके इन विचारों से सहमति नहीं भी रखते होंगे। इसके बाद बता रखा है कि 1236 में इल्तुतमिश था, उसने अपनी बेटी रजिया सुल्तान को गद्दी पे बिठाया था, अपनी वसीयत उसके नाम कर दी थी। इस पे मिन्हाज सिराज जो उस टाइम का था, जो जिसका हमने फर्स्ट चैप्टर में जिक्र करा था, हिंदुस्तान शब्द दिया था जिन्होंने, तो मिन्हाज सिराज जो था उसने बताया कि वो किस तरह की महिला थी। मतलब इतनी गुणी थी, लेकिन फिर भी क्योंकि वो एक महिला थी तो वो राज्य संभालने लायक नहीं है देखा जाए तो। सन 1240 में इसे सिंहासन से हटा दिया। 36 से 40 बस 4 साल तक रजिया सुल्तान का रूल हुआ। पहली महिला सुल्तान थी भारत की। जन्म सिद्ध अधिकार आप समझते ही होंगे, जो कुलीन व्यक्ति होते हैं, खास परिवार में जन्मे हैं, उन्हीं को उसका अधिकार होना चाहिए। जैसे कि राहुल गांधी कांग्रेस से, क्योंकि उनके दादा वादा से ये पावर प्राइम मिनिस्टर बनते आ रहे, तो हम मान लें कि ये भी बनेंगे प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि ये इनका कुलीन व्यक्ति है, एलीट हैं, इसीलिए इनको ये अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है। इसके बाद रज़िया के बारे में मिन्हाज सिराज के विचार बता रखे कि महिलाएं जो होती है वो आदर्श समाज बना रहेगा, तभी जब महिलाएं पुरुषों के अंदर रहेंगी तो ही ये व्यवस्था चल पाएगी। फिर कुछ एग्जाम्पल दे रखे कि रज़िया ने अपने अभिलेख और सिक्कों पर लिखवाया था कि वह इल्तुतमिश की बेटी है। तो रज़िया ने लिखवाया है कि वो इल्तुतमिश की बेटी है ना। तो रज़िया ने लिखवाया कि वो इल्तुतमिश की बेटी है। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में एक और वंश था जिसे हम जानते हैं काकतीय वंश। उस वंश की एक रानी थी रुद्रमा देवी। उन्होंने बिल्कुल उल्टा बिहेव करा, रज़िया सुल्तान से बिल्कुल अलग। उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुष जैसा लिखवाया ताकि लोग पहचान ना पाए कि वो महिला थी, और हमेशा अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा करती रही थी। तो एक वो भी शासिका थी, महिला थी, लेकिन उन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश की ताकि सब उन्हें पुरुष ही समझे। उनके जैसे कपड़े पहनना और उनके जैसे ही घूमना और उनके जैसे ही वो सिक्के चलवाना, मतलब पुरुष के नाम पर। तो एक ये भी थी काकतीय वंश की जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपाई थी। इसके बाद जिक्र किया गया एक और महिला का, वो है कश्मीर की रानी दिद्दा। इन्होंने भी अपनी आइडेंटिटी छुपाई, उसके बारे में जिक्र कर रखा है। तो आई होप समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें बता रखा है इल्तुतमिश द्वारा जीते गए शहर। इल्तुतमिश ने कितने एरिया पे कहाँ पे कंट्रोल करा था उसका जिक्र है। इसके बाद 13वीं सेंचुरी में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसन के निवास के बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। 13वीं सदी में जब ये गुलाम वंश की नींव डाली जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक से, उस टाइम से हम देखने को मिलता है कि दिल्ली सल्तनत ज़्यादा नहीं फैली थी, बहुत छोटे से एरिया पर रूल करती थी, बहुत छोटे से। दिल्ली के एरिया में ज़्यादातर रही होगी। देन इसके बाद जो था, इन्हें भीतरी प्रदेश होते थे, मतलब दिल्ली के थोड़े बाहर के किनारे के जहाँ पे व्यापार होता होगा, माल मिलता होगा, उन क्षेत्रों पर इनका कंट्रोल नहीं था, इसलिए उन्हें व्यापार करना पड़ता होगा, लूट मार करनी पड़ती होगी यहाँ से अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर इनका कंट्रोल नहीं था सल्तनत का। इसके बाद जिक्र किया गया है गयासुद्दीन बलबन खलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में बहुत बार बगावत देखने को मिली थी। इसके बाद जिक्र किया गया है कि जो गैरिसन शहर थे, गैरिसन मतलब होता है वो किलेबंद बसाव जहाँ पर सैनिक रहते थे, इट्स लाइक छावनी।
ठीक है। तो वहाँ पर जो था ना कंट्रोल करना वहाँ से किसी भी दूर के इलाके पे बहुत मुश्किल होता था। लाइक बंगाल के इलाके पे कंट्रोल करना हो, सिंध पे कंट्रोल करना हो, कम्युनिकेशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था उस टाइम पे, तो वो राज्य फिर से आज़ाद हो जाया करते थे अगर उन पे कंट्रोल ना किया जाए। मतलब डायरेक्ट कम्युनिकेशन के सोर्सेज तो है ही नहीं, तो ऑफकोर्स दूर के इलाके कंट्रोल में नहीं ला पाते थे। और ऊपर से चुनौती मिलती रहती थी बाहर से, जैसे मंगोल अटैक कर देते थे, और भी चीज़ें थी, बाहर से अटैक होने के डर रहते थे। दूसरा, सूबेदारों से चुनौती मिलती थी, अपने इलाके में सूबेदार पावरफुल हो जाए तो इन सब चुनौतियों के चलते भी सल्तनत कभी अपना एम्पायर बढ़ा नहीं पाया। लेकिन इसका विस्तार करने वाले कुछ सुल्तान थे, बलबन खलजी, अलाउद्दीन खलजी, ये वही खलजी है जो मूवी वाला है, अलाउद्दीन खलजी, और मोहम्मद तुगलक। इन्होंने काफ़ी एक्सपेंड करा। इसके बाद बताया गया कि एक्सपेंशन के दौरान काफ़ी एरिया को बढ़ाया गया, जैसे गंगा यमुना के जंगलों को साफ़ कर दिया गया, वहाँ पे लोगों को बसाया गया, खेती करवाई गई, वहाँ से टैक्सेस वसूले गए, इस तरीके से एरिया बढ़ाए गए।